दूसरे पे मनसबदार। पैबाकी पैबाकी क्या जो नई जागीरें हैं वो पैबाकी लैंड से ही दी जाती हैं। एक खाता है पैबाकी लैंड्स का, वो खालसा से अलग है, लेकिन वो क्राउन के वो भी अंडर है। नई जागीरें जो दी जाएंगी वो पैबाकी लैंड से दी जाएंगी, खालसा लैंड से नहीं दी जाएंगी। मान लीजिए मैं हूं या कोई कोई भी XYZ है, उसकी डेथ हो गई, हमने उसकी जागीर वापस ले ली, है ना, उसकी डेथ के बाद जागीर वापस ले लेते हैं। अब नई जागीर अलॉट जब करेंगे तो जो जागीर वापस ली गई थी उसको पैबाकी में डाल दिया जाएगा। अब नई जागीर इसी पैबाकी से अलॉट की जाएगी। देखिए एक टॉपिक पहले होना चाहिए था मराठास पहले, लेकिन पहले इसके बाद कर लीजिए, उसके बाद मराठा करेंगे, क्योंकि शेड्यूल दे दिया है, लेकिन होना चाहिए था पहले मराठा, उससे क्लियर हो जाता पूरा, क्योंकि बीच में अभी हाँ बचा है अभी। अहोम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विजयनगर इंपॉर्टेंट है। विजयनगर बहमनी ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब विजयनगर पढ़ोगे ना तो बहमनी उसी के वो अंडर आ जाएगा, दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अहोम में ऐसा कुछ नहीं है, ये कल्चर मतलब क्लासेस अलग चीज है। अब शेड्यूल्ड हो गई क्लास तो चलिए कर लेते हैं। चलिए लेटर मुगल शुरू करिए। लेटर मुगल का मतलब क्या होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो अब सक्सेसर्स आएंगे उसके डेथ के बाद, उस सक्सेसर जो वीक सक्सेसर्स हैं, प्लस पहला पॉइंट। दूसरा है उनको इस्टेब्लिश करने में वो खुद नहीं हो रहे हैं, उनको उनके लिए किंग मेकर्स आ गए, जो नोबल्स थे, जो मनसबदार थे। अब यही नोबल जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो गए? किंग मेकर्स में। अब ये किंग बना रहे हैं ये, तो इसीलिए अब जो बादशाहत है उसकी डिग्निटी अपने आप कमजोर हो गई है। अब किंग मेकर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इन्हीं किंग मेकर्स में बाद में अलग अलग स्टेट्स आ जाते हैं। हैदराबाद का स्टेट आएगा, अवध का स्टेट आ जाएगा, बंगाल का स्टेट आएगा, ये सब इन्हीं इसी टाइम पीरियड में हुए। इसीलिए हम इसे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो अगला बादशाह बना है वहीं से मान लेते हैं वो लेटर मुगल पार्ट है। ठीक है, तो लिखिए आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द वॉर ऑफ सक्सेशन, अब फिर हुआ, द वॉर ऑफ सक्सेशन was fought between his sons। कौन कौन? पहला है मुअज्जम, दूसरा है आजम, और तीसरा है कामबख्श। कामबख्श कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये लिख लीजिए, ये काबुल का जागीरदार मनसबदार था, मतलब गवर्नर था जिस समय, सूबेदार था जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। लिख लीजिए, ही वॉज द सूबेदार ऑफ काबुल, मुअज्जम। आजम वॉज सूबेदार ऑफ गुजरात, गुजरात। और कामबख्श कहां का है? बीजापुर का, बीजापुर। अब बीजापुर जो 1686 में बीजापुर और गोलकुंडा मिल गया है ना, तो बीजापुर का सूबेदार बना दिया कामबख्श को। अब भैया इनके बीच एक बैटल होता है, बैटल ऑफ जजऊ 1707। लिखिए, बैटल ऑफ जजऊ 1707, मुअज्जम और आजम के बीच, मुअज्जम और आजम। और इसमें जीतता कौन है? मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम। एंड ही वॉज द नेक्स्ट बादशाह, एंड ही ascended as a next बादशाह by the name बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट।
अब हेडिंग डाल लीजिए बहादुर शाह फर्स्ट। फैक्चुअली है, इतना कुछ समझाने वाला इसमें नहीं है, फैक्ट्स ही है बस इसमें। बहादुर शाह फर्स्ट। अब जब बहादुर शाह बादशाह बनता, उसके 63 पहुंच चुकी थी पहले से ही, बादशाह बनते टाइम। तो उसने जो भी 707 से लेकर 712 तक का जो 5 साल का टाइम पीरियड था, उसका टाइम पीरियड ज्यादातर पीस नहीं था। उसने किया कि अभी तक जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उसको सेटल डाउन करने की कोशिश की। लाइक उसने शाहू को पहले रिलीज कर दिया, जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। किया उसने इसलिए था क्योंकि मराठा रह गया, बताना मुझे पहले चाहिए था। साहू को करने का बस रीजन ये था कि अब उनके बीच ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ताराबाई और साहू के बीच में। साहू इस समय जेल के अंदर है, इंप्रिजन्ड है। तो इसका बहादुर शाह का मानना यह था, अगर हमने इसको बाहर कर दिया होगा क्या, अब अगला छत्रपति कौन बनेगा, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी मराठास में। इसीलिए, और हुआ भी है, बाद में बैटल होता भी है, बैटल ऑफ खेड़। अभी हम बाद में जब मराठास आएंगे तो हो जाएगा। तो उसने क्या किया, सेटल डाउन करने की कोशिश की, और रिलेशंस जो थे, पीसफुल रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की विद मराठास, राजपूत, विद मराठास एंड राजपूत। However, however, a revolt was broke under Banda Bahadur, in Sikh land. Was broke under Banda Bahadur in Sikh land. जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। अब उसके बाद उनका कमांडर था बंदा बहादुर, वो लीड कर रहा था रिवॉल्ट को। इसके टाइम में बंदा बहादुर आ गया। बंदा बहादुर सिख लैंड, सिख एरिया में। बेसिकली बंदा बहादुर ने एक फोर्ट बनवाया था, फोर्ट ऑफ लोहगढ़। लोहगढ़ का फोर्ट कहां है? फोर्ट ऑफ लोहगढ़, लोहागढ़ जिसे कहते हैं। पक्का पक्का अंबाला। अब यही फोर्ट, जो मेन जो सेंटर था, यही सेंटर था उसका। ठीक है। अब इसी के खिलाफ एक कैंपेन में बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ होती है। एक कैंपेन कर रहा था इसके खिलाफ ही, बंदा बहादुर के टाइम के खिलाफ ही, जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है। बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज और है। सिडनी ओवन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उसने इसके बारे में कहा है, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर जिसके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे या बोले जा सकते हैं। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर फॉर whom some good words can be said. मुगल हिस्टोरियन खफी खां, एक नाम लिखिए, कैन बी सेड। क्या लिखा, क्या आपने? सिडनी ओवन ने बहादुर शाह फर्स्ट के लिए कहा है, ही वॉज द लास्ट एम्परर जिसके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स कहे जा सकते हैं। अगला, मुगल हिस्टोरियन खफी खां। बुक का नाम, मैं बुक का नाम पूछ रहा हूं। मुंतखब मुंतखब उस उल लुबाब, बुक का नाम है लुबाब। मुंतखब उल लुबाब बुक का नाम है ये, खफी खां की। जैसे बदायूनी की बुक का नाम है मुंतखब उल तवारीख। अभी एक साथ तब दे दूंगा, फिलहाल लिख लीजिए। मुगल हिस्टोरियन में यह है, औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में हिस्ट्री राइटिंग बैन कर दी थी, तो जो बुक लिखी गई है ये चुपके चुपके लिखी गई थी। ठीक है।
मुंतखल मुंतखब उल लबाब, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बुक का नेम, मुंतखब उल लुबाब, हैज कॉल्ड हिम बहादुर शाह फर्स्ट एज शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर कौन सा? जूलियाना इसके बाद आएगी, जो डांसर थी, इसके बाद आएगी। अभी इसके बाद जुल्फिकार जहांदार शाह के टाइम। चलो जी, अगला आ जाइए अब जहांदार शाह। जहांदार शाह अगला, अगला बादशाह जहांदार शाह। जहांदार शाह लिखिए, ड्यूरिंग हिज टाइम a new form of during his time a new form of politics emerged in Mughal dynasty. Now the nobles, full stop के बाद, now the nobles behaved as a kingmaker, and the Badshah were mere puppet. Was mere puppet. अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहांदार शाह वॉज द फर्स्ट पपेट बादशाह ऑफ मुगल डायनेस्टी, वॉज द फर्स्ट पपेट बादशाह ऑफ मुगल डायनेस्टी। ही मेड, अगला पॉइंट, ही मेड जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान जुल्फिकार खान एज हीज वजीर, and the whole power was centered around Zulfikar Khan. Centered around Zulfikar Khan. Zulfikar Khan. अगला पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, a dancer known as Lal Kuwar dominated the court. Lal Kuwar dominated the court. अगला पॉइंट, friendly relations were established. Friendly क्या? लाल कुंवर, अरे कुंवर, लाल कुंवर। Friendly relations were established between Rajputs and the Marathas. विद लिख लीजिए, बिटवीन, विद राजपूत एंड मराठा। हाँ, लाल कुमार वाला, हाँ, फ्रेंडली रिलेशन वाला, हाँ। और क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछो?
पपेट का मतलब ये है कि अब जो मेन हो गए किंग मेकर्स अब उस बादशाह को स्टैब्लिश भी कर रहे हैं। अकबर बादशाह तो है ना, उसको स्टैब्लिश किसी ने नहीं किया था। वो ठीक है, वो उनसे इन्फ्लुएंस था, उनके डायरेक्शन में काम कर रहा है, बट बादशाह वो लीगल बादशाह है। अब क्या हो रहा है, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा है। जीत वो ही रहा है जिसको नोबेल्स बना रहे हैं, जो कब हुआ है, सल्तनत टाइम पीरियड में, तुर्कानी चहलगानी वाला जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड अब आ गया फिर से, इसलिए पपेट है। अब पहला मैंने बहादुर शाह, आपका आंसर क्वेश्चन ज्यादा बेहतर तब होता आप कहते बहादुर शाह फर्स्ट क्यों नहीं हुआ। लेटर मुगल ने बहादुर शाह फर्स्ट को क्यों नहीं कहा गया, जहादार शाह क्यों कहा गया। बहादुर शाह फर्स्ट को इसलिए नहीं कहा गया कि वॉर ऑफ सक्सेशन उसने लड़ा है और अपनी पावर के दम पे वो बादशाह बना है, उसको किसी ने बनाया नहीं। अब क्या हो रहा है, नोबेल्स बना रहे हैं। जुल्फिकार खां बनाया जहादार शाह को और उसके बाद सैयद ब्रदर्स बनाएंगे बाकियों को, इसीलिए सब पपेट हो गई। बात समझ नहीं, इसलिए पपेट नहीं। जुल्फिकार, हाँ उन्हीं का पपेट था वो, मतलब जैसे चला रहे थे चल रहे थे। अगला फ्रेंडली रिलेशन वाला लिख लीजिए, जहाद लिख लिया ना, विद राजपूत एंड मराठास। राजपूत के बारे में लिख लीजिए, रूलर ऑफ मारवाड़ किंग अजीत सिंह। रूलर ऑफ मारवाड़ किंग अजीत सिंह वॉज गिवन टाइटल ऑफ महाराजा। अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया जहादार शाह ने। एंड द रूलर ऑफ आमेर, अंबर या आमेर, आमेर है वैसे, आमेर जय सिंह वॉज गिवन टाइटल ऑफ मिर्जा, राजा। जय सिंह अब हो गया मिर्जा राजा, तो पूरा नाम मिर्जा राजा जय सिंह। और मराठास को भी इसने क्या किया था, चौथ और सरदेश मुखी डेक्कन में वसूलने का अधिकार भी मराठास को इसने दे दिया था। बस अंतर यह था कि वसूल कौन करेगा, जो जो मुगल ऑफिसर्स हैं वो वसूल करेंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, द राइट ऑफ कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेश मुख, चौथ एंड सरदेश मुख, सरदेश मुखी was given to Marathas. However, it was to be collected by Mughal officers. However, it was to be collected by Mughal officers. क्या क्या है, लाइन बोल दिया पीछे, इससे पहले की लाइन बोल देना, इससे पहले का। The right of collecting Chauth and Sardesh Mukhi was given to Marathas. चौथ और सरदेश मुखी जबरदस्ती वसूल लेते थे लोग, मराठा। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, तो ये वॉर में डिसाइड होता था कि कौन वसूलेगा। अभी तक तैयार नहीं है डेक्कन के लोग, इनको राइट दे दिएगा भैया तुम चौथ और सरदेश मुखी पर अधिकार तुम्हारा है, लेकिन वसूल कौन करेगा, ऑफिसर। 1790 में जब ट्रीटी होगी किसके किसके बीच में, पेशवा विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में, उसमें हो गया भैया चौथ और सरदेश मुखी भी आपकी है, वसूल भी आप ही करोगे, हमारा कोई रोल उसमें नहीं रहेगा। उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठास एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मराठास रेवेन्यू सिस्टम, आगे भी आ जाएगा। अगला पॉइंट लाल कुमार हो गया ना। अगला बादशाह लिखिए फरुखशियर। हाँ इजरा भी, हाँ इजरा भी इसी के टाइम पीरियड में, इसी के टाइम पीरियड में। प्रैक्टिस ऑफ इविल प्रैक्टिस ऑफ इजरा, इविल प्रैक्टिस ऑफ इजरा was started या was introduced by जहादार शाह। अब इजरा क्या है, ठेके पर रेवेन्यू कलेक्शन करना। अब ऑफिसर्स नहीं करेंगे, ठेके पे दे दिया भैया, तुम्हें दे दिया जा रहा है, वसूल करके दे देना।
बाद में इजरा सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम लिया आएगा। जब हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब जब ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, इजरा सिस्टम उनके टाइम में इजारेदारी सिस्टम से कहा जाता है। इस मुगल टाइम पीरियड में किसने शुरू किया, किसके टाइम पीरियड में शुरू हुआ है? जहांदार शाह के टाइम पीरियड में। अगला बादशाह फर्रुखशियर, चौथा सरदेश मुखिया। मराठास पढ़ेंगे ना, तभी मैंने कहा पहले मराठा बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि शेड्यूल हो गई क्लास तो इसलिए नहीं हो पाया। अब जब वो पढ़ेंगे थोड़ा सा अंतर है, सम्राट नहीं है। अपने पड़ोसी राज्यों से 1/4 पार्ट रेवेन्यू कलेक्शन को कहते थे चौथ। सरदेश मुखी क्या होता है? चूंकि मैं देश मुखों का हेड हूं, सरदेश मुख हूं, इसलिए 1/10 पार्ट आप मुझे दीजिए, और अगर नहीं दोगे तो क्या करूंगा? मैं आपको लूट सकता हूं। इससे बचने के लिए ये मराठा रेवेन्यू सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था। ये एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स ही है ना ये, कि दो नहीं तो हम लूट लेंगे तुम्हें। इसीलिए कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने मुगल स्टेट को रॉबर्स स्टेट भी बोला है। जो रॉबर्स स्टेट है, लूट मार करते थे। इनके पास खुद के पास कुछ नहीं था, बस रॉबरी डालते थे। और सबसे बड़ा लुटेरा शिवाजी को घोषित किया गया। ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा ना पहले मराठा होना चाहिए था, तो क्योंकि अब ये हिस्ट्री जुड़ती चली जाएगी दोनों के बीच की, मुगल डायनेस्टी और मराठा, और यही जाके बैटल ऑफ पानीपत तक चलते रहेंगे। इसीलिए तो लेकिन रह गया वो। चलो अगला, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर, ही वॉज, टाइम पीरियड लिख लीजिए 1713 टू 1719। 1713 to 1719. He was ascended. He was ascended to the throne with the help of Sayyid brothers. With the help of Sayyid brothers. सैयद ब्रदर्स, नेमली, नाम लिख लीजिए क्या क्या है। नेमली सैयद अब्दुल्ला खां, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। हुसैन अली खां, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जो ये सैयद अब्दुल्ला खां था, फर्रुखशियर इसको वजीर बनाता है अपना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सैयद अब्दुल्ला खां वॉज मेड वजीर एंड हसन अली खां वॉज मेड मीर बख्शी। वॉज मेड मीर बख्शी। मीर बख्शी। ही कैप्चर्ड बंदा बहादुर। इसी के टाइम पे बंदा बहादुर पकड़ा गया था और मार दिया गया था, एंड वॉज किल्ड। ही कैप्चर्ड बंदा बहादुर एंड वॉज किल्ड। फर्रुखशियर के टाइम पे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1770 की ट्रीटी लिख लीजिए। इन 1770 17 ईआईसी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। इन 1717, अगला पॉइंट, फर्रुखशियर ग्रांटेड ट्रेडिंग प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रेडिंग प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1717, Farrukhshiar granted trading privilege to East India Company and exempted custom duties for their trade in Bengal. For their trade in Bengal.
ये ब्रिटिशर्स के या कंपनी के इमर्जेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साबित हुई। कंपनी की इमर्जेंस में अब कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और ये होता था कि आप कुछ पैसे एक मुश्त जमा कर दीजिए, उसके बाद आराम से ट्रेड करिए, पूरी ट्रेड करिए बंगाल में। और जब प्लासी के वॉर से पहले पहले तक, प्लासी के बाद तो और लूट शुरू हो गई थी, प्लासी के वॉर से पहले पहले तक कंपनी के पूरे ट्रेड का 50% जो है हिस्सा केवल बंगाल से ही एक्सपोर्ट होता था। तो इतना इंपॉर्टेंट था बंगाल, और यहीं से शुरुआत हो गई है। इसीलिए पहला जो बना मोहरा, वो कौन बना? बंगाल ही बना। बंगाल जरूरी था उनके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट। अब होगा क्या? सारी पावर किसके सेंटर्ड हो गई है? सैयद ब्रदर्स की। ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा भी बादशाह कुछ प्रोएक्टिव है तो क्या करेगा? मारने की कोशिश करेगा उनको। आगे अगला पॉइंट। हाँ, वो एक ही बोल, वजीर और वकील। अगला पॉइंट। ड्यू टू overwhelming power of Sayyid brothers, overwhelming power of Sayyid brothers, differences emerged between Sayyid brothers and Farrukhshiyar या बादशाह। सैयद ब्रदर एंड बादशाह। अब भैया सारी बिसातें लग चुकी थी, अब था कौन किसको पहले मारेगा। फर्रुखशियर कोशिश करता है मारने की सैयद ब्रदर्स को, लेकिन वो ज्यादा होशियार निकले। उसी में से जो छोटा भाई था पहुंचा मराठों के पास, पेशवा विश्वनाथ के पास, और उनसे ट्रीटी करता है 1719 में कि भैया ऐसा है, मैं तुमको स्पेशल प्रिविलेज दूंगा, इसके बदले आपको क्या करना होगा? फर्रुखशियर को हटाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। अगला पॉइंट। इन 1719 alliance was established between पेशवा विश्वनाथ एंड हुसैन अली खान, जो मीर बख्शी है। इसको ट्रीटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। और इस ट्रीटी का क्या पॉइंट थे कि आपको हम डेक्कन की चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का पूरा अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अब आप लोग ऑटोनॉमस हो गए वसूलने के लिए, हमारा इसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होगा। इसके बदले आपको क्या करना होगा? अपने को ट्रूप भेजने होंगे जिसकी सहायता से हम फर्रुखशियर को हरा सकें। अगला पॉइंट लिख लीजिए। इन दिस ट्रीटी इट वॉज डिसाइडेड दैट मराठा ट्रूप्स will be sent under Hussain Ali Khan for dislodging the Badshah, and in return Marathas will be given the power of collecting चौथ एंड सरदेश मुखी इन डेक्कन रीजन। और इसके बाद ही इन डेक्कन रीजन, इन कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेश मुखी इन डेक्कन रीजन। 1720 के बाद ही जो मस्तानी वाले बाजीराव थे वो फिर आ जाते हैं, और उन्होंने ही पूरा जो मराठा भगवा की जिसको वो बात करते हैं, वही पूरे मुगल डायनेस्टी, मतलब डेक्कन में छोड़िए, वो भोपाल ही पहुंच गया था, मतलब मराठा के रीजन में पहुंच गया था। आगे, और जो समय मोहम्मद शाह रंगीला है, उसको ट्रीटी करनी पड़ी इस बादशाह से, मतलब इससे बाजीराव से, कि भैया माफ करो, वापस चलेगा, जो तुम्हें लेना लेके चले जाना, लेकिन दिल्ली को छोड़ दो। ठीक, अगला पॉइंट। इन 1719
अब इसी ईयर में फरुखशियर वॉज किल्ड, फरुखशियर वॉज किल्ड and in the time span of 8 months, and in time span of 8 months, three Mughal prince, three Mughal prince were ascended to the throne, were ascended to the throne. 8 महीने के अंदर अंदर 3 राजकुमारों को बादशाह बना दिया गया। एक को बनाया गया 4 महीने हटो, दूसरे को बनाया गया 4 महीने हटो, तीसरा फिर रंगीला आता है। अगला, हाँ जी, किसको? ये फरुखशियर, इसको मार दिया गया था, सैयद बदरस ने मारा था। हाँ, सब ये मरे ही हैं एक दूसरे से, सैयद बदरस ही मरेंगे अभी, रंगीला फिर सैयद बदरस को मरवाएगा। रंगीला सबसे अच्छा। चलिए, नाम अभी तीनों के नाम आएंगे। अगला, अगला बादशाह रफी, लिखिए, रफी उस दरजात, रफी उस दरजात, पहला, ये बेचारा 4 महीने रहा बस। अगला, रफी उस दौला, रफी उस दौला, ये बेचारा फिल्म ज्यादा सूंघ लिया, निकल लिया। तीसरा, अब आएगा रंगीला। ये सब 8 महीने में तीनों हैं, ये 8 ही महीने के तीनों आ गए। सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया है। रफी दरजास है, सबसे कम है, मैं देख के बता दूंगा। सबसे कम, सबसे ज्यादा तो बाद वाले हैं, जो बड़े वाले हैं। इन तीनों में कौन था? रंगीला सबसे ज्यादा। अभी रंगीला 19-20 से लेकर 48 तक रहेगा, 48 तक रहेगा। अगला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और रंगीला का एक्चुअल नाम क्या है पूछा गया, क्या है? रोशन अख्तर। मतलब प्रिंस का नाम रोशन अख्तर था, जब राजा बना तो मोहम्मद शाह रखा। हरकतें रंगीला वाली थी, तो इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, दूसरा नाम नहीं, पहला नाम रोशन अख्तर था, बादशाह बना तो मोहम्मद शाह हुआ। हरकतें रंगीला वाली थी, इसलिए रंगीला हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला। यह पूछा गया है कि रोशन अख्तर नाम से कौन बादशाह बना है, मतलब कौन, मोहम्मद शाह का एक्चुअल नाम क्या था, या रोशन अख्तर बाद में किस नाम से बादशाह बना। अगला पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ, इसके अंडर में मोहम्मद शाह रंगीला, विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ये सब नोबेल्स हैं उसके कोर्ट्स के, पहला नाम। दूसरा, चिनकुलिच खां, with the help of Nizamul Mulk and Chinkulich Khan, Muhammad Shah Rangila killed Sayyid brothers. Killed Sayyid brothers. ठीक है, उस समय के मुगल डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट नोबल थे, यही लोग थे। एक्चुअली एक मुगल नोबिलिटी का पूरा एक चैप्टर है, अब वो उसमें चले जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। उसमें क्या है कि जो मुगल नोबल थे अलग अलग रेसेस में बटे हुए थे, ईरानी थे, तुरानी थे, राजपूत थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, तो ये बटे हुए, इनके अब अपने अलग अलग रोल है। जो ये वॉर चल रहे हैं ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये इन्हीं रेसेस के बीच चल रही है। कि शुरुआत में
ईरानी, जो आपका जुल्फिकार खां था, पहला जो बना है वो ईरानी नोबेल है। उसके बाद सैयद ब्रदर इंडियन मुस्लिम्स हैं, इसीलिए नोबिलिटी का अलग अलग चल रहा, आपस में इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि बादशाह के ज्यादा करीब कौन रहेगा। ठीक, इन्हीं बीच में हो क्या रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों थे। बट मोहम्मद शाह रंगीला के हरकतों से परेशान होकर ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं और नए स्टेट्स को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अभी बता रहा हूं मैं, अगला पॉइंट लिख लीजिए। ड्यूरिंग टाइम ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, ड्यूरिंग टाइम ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, some independent states were established। कौन कौन से? पहला लिखिए हैदराबाद या डेक्कन, हैदराबाद लिख लीजिए, हैदराबाद। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ये नाम पहला। हैदराबाद स्टेट किसने स्टैब्लिश किया था? निजाम उल मुल्क ने। अवध, अवध कौन है? सादत खां। बस बस, अरे अरे हो गया, बस बस, बहुत है। सादत खां, अवध अपना, सादत खां। और तीसरा लिखिए बंगाल, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। अब इससे ही जो ये हो रहा था, एक हिस्टोरियन ने कहा है कि अब जो मुगल जहाज था वो डूब रहा था, तो जितने भी जो सवार थे अब कूद कूद के जहाज को छोड़ छोड़ के अपनी जान बचा रहे। तो इस डूबते हुए जहाज की ये सब सवार थे। बाद में जिनको लगा कि अब ये बचेगा नहीं, तो बेहतर ये है कि जहां जहां के सूबेदार हो वहीं वहीं इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो। ठीक है, इनका काम क्या था कि इन्होंने ऑटोनॉमस स्टेट बना लिया था, बस नजराना देते रहते थे। बंगाल वाले नजराना दे रहे हैं, अवध वाले भी नजराना दे रहे हैं, बाद में ये देना भी बंद कर दिया। इसलिए जब बंगाल पढ़ेंगे हम लोग तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन लास्ट बंगाल का नवाब था जिसने नजराना दिया था। उसके बाद नजराना देना भी बंद हो गया। नजराना मतलब भैया आपने हमको सूबेदार के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके पेशकश ले लो कुछ उसके। अगला, अगला लिखिए, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ, यही बादशाह जो है, किसका इन्वेजन हुआ है? देख के बोलो कि पता है, देख के बोलो कि पता है। अच्छा देखी थी, हाँ कौन सी? उसी में है, चलो देखते हैं। अगला, इन 1739, इन 1739 नादिर शाह, नादिर शाह 1730, टाइम पीरियड इसी का चल रहा है। क्या पूछे इससे पहले मैंने क्या बोला था? यही इन्वेजन इसी का था। अरे अभी सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। इन 1739 नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। नादिर शाह कहां का रूलर है? ईरान। अब इसने इंडिया पर अटैक क्यों किया था, इसके अलग अलग रीजंस मिलेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नादिर शाह ने जब अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर रहा था तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। अफगानिस्तान के कुछ ऐसे नोबेल्स भाग के भारत आकर इंडिया ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने शेल्टर दे दिया। तो भैया मेरे मुजरिम को अगर शेल्टर दोगे तो मेरे दुश्मन बन जाओगे। कुछ बुक में ऐसा भी मेंशन है कि इसी सादात खां और निजामुल मुल्क ने इनवाइट किया था, आओ और अटैक करें। उनको लगता था अगर बादशाह खत्म हो जाएगा तो हम आराम से हमें नजराना देना भी नहीं पड़ेगा, हम एक ऑटोनॉमस रूप में स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो कुछ बुक में यह भी मेंशन है कि सादात खां निजामुल मुल्क ने ही उनको उसको इनवाइट किया था कि आइए और मुगल पे, मतलब दिल्ली पर अटैक करिए। अगला पॉइंट, इन 1739
बैटल ऑफ, कौन सा बैटल, इसमें दिखाया नहीं क्या, बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल was fought between Nadir Shah and Royal Army. Royal Army. अगला पॉइंट, निजामुल मुल्क succeeded in establishing a treaty. Nizamul Mulk succeeded in establishing a treaty with Nadir Shah. क्या ट्रीटी का पार्ट था कि भैया 50 लाख रुपए तुम्हें देंगे, तुम चले जाओ छोड़ के. इन एस्टैब्लिशिंग अ ट्रीटी विद नादिर शाह दैट अ कंपनसेशन ऑफ 50 lakhs, compensation of 50 lakhs will be given to Nadir Shah, and in return Nadir Shah should leave India. बस इंडिया चुपचाप छोड़ के चले और 50 लाख रुपए ले लो. अब यहां पर ड्रामा क्रिएट हुआ. किसने किया? ये अपने अवध वाले ने. मैंने कहा ना, नोबल्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है कि बादशाह के ज्यादा करीब कौन आएगा. अब चूंकि निजामुल मुल्क ने ट्रीटी की थी तो कौन हो गया मेन? निजामुल मुल्क हो गया. कितना बड़ा एक विपदा आई और उसने उसको सॉल्यूशन कर दिया. शादत खान ने क्या बोला नादिर शाह से कि बादशाह सलामत आप गलत कर रहे हैं, दिल्ली पर अटैक करिए, 20 करोड़ रुपए मिलेगा, 50 लाख में तो आपको टरका के भेज रहा है. अब भैया एक शेर है, उसको जो पहले से थोड़ा सा खून लग चुका है और कुछ कह भी रहा है कि दिल्ली पर अटैक करो और भी पैसा मिलेगा. अब नादिर शाह दिल्ली पर अटैक करता है शादत खान है. अब जैसा करोगे वैसा भरोगे भी. इसके साथ भी उल्टा ही हुआ. फिर अगला पॉइंट, ये पॉइंट लिखिए. हाँ कौन? हाँ अभी आ गया, हम आने दीजिए. अभी दिल्ली तो आने दीजिए, बाद में तख्ते ताउस ले जाएगा. पहले दिल्ली पहुंचने दीजिए. ठीक है. अब भैया जब अटैक नादिर शाह दिल्ली पे करता है तो 57 दिन तक वो दिल्ली में रहता है. फैक्ट है कहीं पूछा नहीं, कभी पूछ सकता है, पूछेगा नहीं. वैसे वो वनडे में भले पूछ ले, यूपी पीसीएस भी इतनी डिग्निटी बना के रखती है, 57 डेज नहीं पूछेगी. तो 57 नहीं पूछेगा, लेकिन कोने काने में लिख लीजिएगा. अब इस 57 दिन वो क्या करता है? केवल लूटने के अलावा और दिल्ली की जनता को मारने के अलावा. होता क्या, दिल्ली की जनता रिवॉल्ट कर देती इसके खिलाफ, इसके कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं. अब उससे नाराज होकर वो कह देता जो सामने मिले कत्लेआम करते चलेगा. तो 57 दिन इसने बस दो ही काम किया. एक तो दिल्ली को लूटा और जो भी सामने मिला, जिसने भी रिवॉल्ट किया, उन सबको मारा. अब इन रिटर्न जब वापस जाता है तब वो तख्ते ताउस और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर जो दोनों लेके चला जाता है. पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड जो है, पीकॉक थ्रोन. अरे उसने क्या बोलते हैं, हीरो से जड़ा हुआ एक पीकॉक थ्रोन बनाया था शाहजहां ने. उसकी भी कीमत मेंशन है कुछ बुक्स में. अब वो एग्जैक्ट क्या है, यूनिट है, मुझे याद नहीं आ रहा है. उसके भी करोड़ों का, वो भी कोई था 2 करोड़, जो भी हो, उसकी भी कुछ यूनिट है. कितना महंगा था वो सब लूट के ले जाता है. अब भैया दिल्ली तो लुट गई, लेकिन शादत खान का क्या होना था? शादत खान ने बोला था कि 20 करोड़ रुपए तुम्हें दिल्ली से मिल जाएंगे और गारंटी अपनी दी थी, अगर नहीं मिलेंगे तो जो चाहिए कर लीजिएगा मेरे साथ. उसको मिला नहीं 20 करोड़. अब शादत खान को डर था कि अब ये तो मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर सकता है, तो बाद में खुद सुसाइड कर लेता है. यही शादत खान. तो हिस्ट्री शो करती है कहीं ना कहीं. बहुत थोड़ा इस समय कलयुग ज्यादा हो गया है कि आपको अपने कर्म के फल कम मिलते हैं. उस समय तक ठीक था मामला, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. देखिए पूरी हिस्ट्री में देखिए, जिसने जैसा जैसा किया है इन रिटर्न उसको वैसा ही मिला है.
औरंगजेब का सोचिए, इतना बड़ा बादशाह था, दिल्ली में आके नहीं मरा, वापस आ रहा था, डेक्कन से लौट ही नहीं पाया, और बुरहानपुर या दौलताबाद में उसकी कब्र है, डेक्कन से लौट ही नहीं पाया वापस, वहीं रह गया, डेक्कन ही में पहुंचा और वहीं रह गया। तो आपको जहां जहां जो जो ऐसा जिसने किया, जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ रिवॉल्ट किया, अपने बेटे को मारा, खुसरो को मारा, आखिरी में दमा जैसी बीमारी हो जाती है, बेचारे को कश्मीर जाना पड़ता है फ्रेश एयर लेने के लिए, दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा हो गया था, और वहीं इसकी भी डेथ हो जाती है बेचारी की, उसकी भी कब्र लाहौर में, वो भी बेचारा इंडिया में नहीं आ पाया। मेन तो बादशाह, आप सोचिए, अब तो पाकिस्तानी हिस्ट्री के पार्ट हो गए ना, हिस्ट्री ने उनके साथ इंसाफ कर दिया, अब इंडियन हिस्ट्री के आपने, उनकी कब्र पाकिस्तान में ही। तो जिसने जैसा जैसा किया भरा है सबने, जो भी हुआ। लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश एम्पायर को स्टैब्लिश करने वाला वही व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने भी सुसाइड किया, उसके ऊपर भी केस चला कि 2 करोड़ रुपए तुमने गबन कर लिया है, गबन करप्शन का केस चला, दे तो सकता नहीं था, तो बेचारा करता क्या, सुसाइड की। अब सोचिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या क्या किया, सोच भी नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स कि आप इंडिया में एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो, मुगल डायनेस्टी थी, उसने क्या किया, जब आप पढ़ोगे, जब इंपीरियलिज्म शुरू करेंगे ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में, तो ब्रिटिशर्स हर जगह फ्रांस से हार रहे थे, जब ये लॉर्ड क्लाइव आता है तो पूरी चेंज कर देता पूरी हिस्ट्री, जो फ्रांस अभी तक जीत रहा था वो फ्रांस हारना शुरू कर देता इसके बाद ही, और यहीं से फिर इमरजेंस होता ब्रिटिश हिस्ट्री का इंडिया में। तो लॉर्ड क्लाइव ऐसा व्यक्ति था, लेकिन आखिरी बेचारे के साथ वैसा ही है, तो जिसने जो किया भरा वो यहीं पे ही है। आगे अब भैया एक आफत गई थी, दूसरी आफत फिर से सर पे खड़ी थी, अहमद शाह अब्दाली। जब आपके फ्रंटियर्स कमजोर होते हैं और जब आपका जो सेंटर या जो सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है, तो यही सब होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन 1748 अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। जो उसका पहला अटैक हुआ है वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में हुआ है, उसके बाद के सारे अटैक बाद में हुए अहमद शाह के टाइम पीरियड में, लेकिन पहला अटैक मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में हुआ है। अब भैया आखिरी पॉइंट आ जाओ इसका रंगीला का। हाँ, इस वॉर में हुआ क्या, प्रिंस अहमद शाह, जो अब्दाली का जो ये अटैक हुआ था, प्रिंस अहमद शाह डिफीटेड हिम, अहमद शाह अब्दाली को फिलहाल हरा दिया था, डिफीटेड हिम। अहमद शाह, बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला, प्रिंस कौन है, अहमद शाह, उसका बेटा है राजकुमार, उसने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया, पहले इन्वेजन जो हुआ अब्दाली का। बैटल ऑफ मनुपुर या मुनुपुर नाम भी है उस बैटल का, लेकिन पूछा कभी नहीं है, तो इतना याद रखिए। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पहला अटैक किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो रंगीला के टाइम पीरियड में हुआ। अब रंगीला कहते क्यों थे, तो नाम ही से क्लियर हो रहा है, उसका आधा टाइम अपने हरम में ही बीतता था, कोर्ट में नहीं बीतता था, आधा टाइम अपने हरम ही में उसका रहता था। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस एक ही फंडा था, खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा, इसीलिए उसको रंगीला कहा गया। चलिए आगे, अगला, हाँ जी, आइए अगला देखिए, अगला किंग लिखिए अहमद शाह। अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया, प्रिंस था अहमद शाह, अहमद शाह, हाँ अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और प्रिंस का नाम भी अहमद शाह ही है भैया। हाँ, फर्स्ट वाले ने, हाँ अंडर ग्रेजुएट हो ना अभी,
ठीक है। फर्स्ट वाले ने इन्वेड किया था इसको, अहमद शाह अब्दाली भैया। पानीपत देखी है मूवी? पिक्चर तो देख ही लिया करो इस टाइप की मूवी, भले कि फ्लॉपी हो वो। पानीपत नहीं देखी थी? आशुतोष गोवारकर। वो आप कुछ नहीं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा वो। भैया पूरी स्टोरी इसी की है। इसी अहमद शाह अब्दाली से और मराठास के बीच ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। ठीक है। असल में मुझे उम्मीद नहीं थी आप ये पूछेंगे सर किसने किस पे अटैक किया, इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज था। चलिए अगला लिखिए अहमद शाह 1748 टू 1754। 1748 टू 1754 यही भैया अहमद शाह, ये अगला बादशाह बनता है। इसके टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगला पर लिखिए। ही मेड, ये बादशाह, ही मेड सफदरजंग who was the Nawab of Awadh as his वजीर, as his वजीर। सफदरजंग कौन है? ही वॉज द नवाब ऑफ अवध, ये शादत खां का दामाद था। एज हीज वजीर, इसीलिए अवध के नवाबों को बाद में नवाब वजीर भी कहा गया। इसी के बाद, सफदरजंग के बाद नवाब वजीर, नवाब वजीर। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड अब्दाली इन्वेडेड इंडिया फॉर 5 टाइम्स। इंडिया फॉर 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। आता, लूटता, चला जाता, आता, लूटता, चला जाता, 5 बार यही किया। लेकिन इसी के पैरेलली मुगल लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और पावर इमर्ज हो रही थी, मराठास। तो अब जो वॉर होगा मुगल्स नहीं लड़ेंगे, अब मराठास लड़ेंगे ऑन द नेम ऑफ मुगल्स। अगला पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ मराठास, विद द हेल्प ऑफ मराठास इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क रिप्लेस्ड सफदरजंग, रिप्लेस्ड, हां, रिप्लेस्ड सफदरजंग एज वजीर ऑफ मुगल डायनेस्टी, एज वजीर ऑफ मुगल डायनेस्टी। इमादुल मुल्क विद द हेल्प ऑफ मराठास, इमादुल मुल्क रिप्लेस्ड सफदरजंग, इससे पहले सफदरजंग बना है ना, रिप्लेस सफदरजंग एज वजीर ऑफ मुगल डायनेस्टी। अब भैया इसने क्या किया, इसने इस अहमद शाह को अंधा किया और उसको कैद कर दिया, इसका रोल भी खत्म। अब इमादुल मुल्क ही अगला बादशाह बना रहा है। कौन? अगले बादशाह का नाम लिखिए, आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड 1754 टू 1759। आलमगीर सेकंड, आलमगीर, आलमगीर सेकंड 1754 टू 1759। अब भैया इसका कोई काम नहीं था, सारा पावर जो था सेंटर्ड किसके आसपास था? इमादुल मुल्क के। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड द होल पावर वॉज सेंटर्ड अराउंड हिज वजीर इमाद उल मुल्क। ये नाम लिखा है, इमाद उल मुल्क।
और इसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। इसमें मुगल्स का कोई रोल था नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ कि ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी हु वाज द बादशाह ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो ये आलमगीर सेकंड। अगला शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1759 to 1806। सेवनटीन फिफ्टी नाइन टू 1806। इस शाह आलम सेकंड का एक्चुअल नेम क्या था? अली गौहर। अली गौहर 1806। अली गौहर अली गौहर ठीक है। अब इसकी बेचारे की स्थिति सबसे बुरी थी। रीजन क्या था? ये बेचारा दिल्ली आ ही नहीं पाया। मराठा ने इसको दिल्ली वापस लाए। अपने मंत्री, अपने वजीर इमादुल मुल्क से इसकी पटती ही नहीं थी, क्योंकि किंग मेकर वही था। इसको पता था अगर मैं पहुंचा दिल्ली तो ये मुझे मार देगा, इसीलिए वो आया ही नहीं दिल्ली और बहुत समय तक अवध में रहा। इसीलिए बैटल ऑफ बक्सर में इसने पार्टिसिपेट भी किया है, क्योंकि अवध का नवाब बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करता है। शाह आलम सेकंड वहीं रह रहा था, इसलिए उसने भी पार्टिसिपेट किया। अगला पॉइंट, ड्यू टू हिज कॉन्फ्लिक्ट विद हिज वजीर, ड्यू टू हिज कॉन्फ्लिक्ट विद हिज वजीर, he fled away to Awadh. He fled away to Awadh. हाँ, बादशाह बना तो दिल्ली में था, बाद में भाग के पहुंच गया, बस उसको पता था मार दी गई। Later on, with the help of Marathas, he returned to Delhi. Later on, with the help of Marathas, he returned to Delhi in 1774. In 1774. अगला पॉइंट, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन किसके किसके? मराठा कमांडर कौन था? हाँ, सदाशिवराव। पानीपत देखी नहीं। सदाशिवराव, विश्वास राव दो थे। अर्जुन कपूर अपना सदाशिवराव था। एक्चुअल में हुआ क्या, अगर मराठा हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझना। उस समय मराठा से सब परेशान हो चुके थे, सब परेशान थे। मुगल्स भी परेशान थे, राजपूत किंग्स भी परेशान थे, डेक्कन वाले तो परेशान थे ही थे, क्योंकि उनसे तो चौथ और देशमुखी वसूल है, जबरदस्ती नहीं दोगे तो लूट लेंगे तुम्हें। राजपूत भी परेशान थे, इसीलिए जब अब्दाली आता है तो उसको यह बात पता थी कि मराठास को सपोर्ट करने के लिए इस समय कोई नहीं है, और सारे या तो न्यूट्रल हो गए या अब्दाली को सपोर्ट उन्होंने किया। इसलिए मराठा ये बैटल हारते हैं। और बाकी टैक्टिक्स उन्होंने चेंज कर दी थी। ये पूरी वो है कि अभी तक गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे थे, ये पहला वॉर था, ये फ्रंटल इन्होंने वो किया, वॉर किया आमने सामने आके। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? एक तो छुप के रहता, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्पीड विद द हेल्प ऑफ हॉर्सेस। अभी तक घोड़ों पे चढ़ के लड़ते थे, किसी पर अटैक किया और वापस आ गए, रिट्रीट कर लिए। अब ये भी अपने को बड़े तोप समझने लगे थे कि हाथियों पे चढ़ के लड़ाई करेंगे। क्या हुआ? स्पीड चेक हो गई, प्लस ये लोग आदी नहीं थे एलिफेंट का इस्तेमाल करना वॉर्स में, ये सब इनकी कमियां थी। और सबसे ऊपर से सबसे बड़े अपने आप कितने बड़े तोप समझने लगे थे, अपनी लेडीज को भी ले जाते थे वॉर में। कैंप जो उनके लगते थे, लेडीज भी जा रही थी।
तो भैया जब इतने बड़ा अपने वो समझो कि अब्दाली छोटा मोटा नहीं था, वो पूरा सेंट्रल एशिया लूट, नादिर शाह उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड था। नादिर शाह वो कहता पूरे एशिया में इससे बड़ा कमांडर कोई नहीं है। अब उस कमांडर से लड़ रहे हो और ऐसे टैक्टिक्स रखोगे तो क्या होगा? फाइनली लोग हारते हैं। लेकिन मराठास अभी भी कमजोर नहीं हुए थे। आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फिर से वो अपनी पावर रिगेन करते हैं और बाद में ब्रिटिशर से भी लड़ते हैं। तो बेचारे बड़े मराठी बड़े वैसे होते हैं, मोटी खाल के, इतने आसानी से हार मानते नहीं है। हुआ है वो नहीं हारे, बाद में भी फिर से अपनी पावर रिगेन किए, फिर से लड़ते हैं। वो तो उनमें उनके खुद के बीच कॉन्फ्लिक्ट थे, इसलिए फाइनली हारते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसी के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ बक्सर लिख लीजिए। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ है? 1764। बिटवीन किसके किसके? कौन कौन? हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला और मीर कासिम। मीर कासिम अभी बैटल ऑफ बक्सर अभी जब आएंगे वहां होगा, लेकिन ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें अवध का नवाब और ये खुद मतलब इसकी आर्मी, इन सबने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसका हुआ क्या? बेगाने की शादी थी, हलाल बेचारा ये हो गया। अब आप चूंकि हार गए उस बैटल को, तो हुआ क्या? ये पेंशनर बनना पड़ा इसको। और ये पहला मुगल बादशाह था जो ब्रिटिशर्स का एक कंपनी का पेंशनर बना। कैसे? थ्रू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वॉर के बाद 70, लिखिए अगला पॉइंट। विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, with the Treaty of Allahabad in 1765, दीवानी पावर मतलब दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा was given to East India Company. And in return, the Badshah has to receive 26 lakhs rupee annually. 26 लाख रुपी एनुअली कि आपको दीवानी पावर हमने दे दी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। इन रिटर्न 26 लाख रुपए एनुअली तो मुझे दोगे। और क्या तय हुआ था कि अब दिल्ली तो पहुंच नहीं सकते थे। हाँ भैया, कौन बोला? कोई नहीं बोला, कान बज गया। अब दिल्ली तो जा नहीं सकते थे, तो अब इलाहाबाद ही आपको रुकना पड़ा। 74 तक हारने के बाद बेचारा इलाहाबाद रुकता है, यही बादशाह। बाद में जब मराठास आते हैं तब उसको दिल्ली में सेटल डाउन करते हैं। लेकिन बेचारा दिल्ली पहुंचने के बाद दुर्गति और होती है बेचारे की, उसको अंधा कर दिया गया उसी के वजीर ने। और बाद में जैसे जैसे अंधेपन में ये 1806 तक बादशाह रहा। अगला पॉइंट आ जाइए। ही वॉज द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी, 1-2 एग्जाम पहले कोई एग्जाम था, ये पूछा गया है मुगल बादशाह, पहला कौन मुगल बादशाह था जिसने पेंशन रिसीव की थी? यही अपना शाह आलम। अब वो अंधा बंदा तो छोड़िए, वो लंबी कहानी है। इंपॉर्टेंट चीज और हुआ कि इसी के टाइम पीरियड में 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। इन 1803 Britishers captured Delhi. Britishers captured Delhi. एक जनरल लेक था, वो जब आगे आएगी तो उसने ही कैप्चर किया था दिल्ली को 1803 में। अब भैया टाइम पीरियड इसका 1806 तक था। अब लिखिए अगला 1806, अकबर सेकेंड।
अकबर सेकंड 1806 to 1837। 1806 to 1837। इसके बाद में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? अगला पॉइंट लिख लीजिए। ही गेव टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय इसी के पेंशन का एक मामला था, जिसको लड़ने के लिए इसको ब्रिटेन जाना था। राजा राम मोहन रॉय को अपॉइंट किया था अकबर सेकंड ने कि जाके केस लड़िए। तो वही राजा राम मोहन जब केस लड़ने जाते हैं, वही 1831 में उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उनकी जो ग्रेवयार्ड है वो ब्रिस्टल में है, इंडिया में नहीं है, ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन रॉय की डेथ उनकी लंदन में हुई, मतलब यूके में हुआ। अगला 1837 to 1857। 1837 to 1857 कौन? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड। अब भैया ये जफर नाम से शायरियां लिखता था, इसीलिए पूरा नाम इसका बहादुर शाह जफर हो गया। He used to write शायरीज with the name जफर। with the name जफर। ठीक है, अगला पॉइंट। ही पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 एंड वॉज डिपोर्टेड टू रंगून। कहा है रंगून? म्यांमार की कैपिटल क्या भैया? चलो, रंगून। अब भैया यहीं जाकर इसकी डेथ भी हो जाती है, रंगून में। और यहीं से इति समाप्तम, मुगल चले गए 1857 के बाद। 1857 में किसके पास क्राउनशिप आती है इंडिया की? इंडिया क्राउन कौन बना 1857 के बाद? 1857 के बाद इंडिया का क्राउन या राजा कौन बना? क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया। 1857 के बाद 1858 का एक्ट आता है, जिस एक्ट के तहत अब क्राउन कौन होगा इंडिया का? क्वीन विक्टोरिया। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था, कब चला कौन रहा है? कंपनी चला रही थी, लेकिन यह डिसाइडेड नहीं था कि कौन होगा। जब ये बादशाह खत्म होते हैं, बादशाह मुगल डायनेस्टी खत्म होती है, तब यह जरूरी होगा कि अब भैया किसके नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसीलिए 1858 का एक्ट आता है और उसमें क्वीन विक्टोरिया को अगला क्राउन बनाया जाता है। एक पॉइंट छोटा सा और लिख लो, यूरोपियन रिलेशंस, जो मुगल टाइम पीरियड में जो अलग अलग यूरोपियंस आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा लिख लो। यूरोपियन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स। सबसे पहला कौन आया है? वैसे अकबर के टाइम पीरियड में भी आया है, राल्फ फिच जो है और मॉन्सेरॉट अकबर के टाइम पीरियड में भी आया है। लेकिन छोड़ो, उतना डेप्थ में मत जाओ।
हम शुरुआत करें किससे? हॉकिंस से। 1608 1608 हॉकिंस, हॉकिंस ही लिख लो। 1608 along with विलियम फिंच। विलियम फिंच along with विलियम फिंच। हॉकिंस कौन है? He was the ambassador of James First। जेम्स फर्स्ट। किसी जमाने में और यह भी पूछा गया है कि हॉकिंस जिस जहाज से आया था उसका नाम क्या है? हेक्टर। हाँ, थॉमस से वापस भी गया था, लेकिन छोड़ो, हेक्टर ही लिख लो बस। पूछा भी तक हेक्टर ही गया है। हेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको टर्किश लैंग्वेज बोलनी आती थी। पर्शियन और टर्किश दोनों लैंग्वेज बोलनी आती थी इसे। टर्किश। इसीलिए जब जहांगीर के कोर्ट में आता है तो जहांगीर को टाइटल देता है क्या? इंग्लिश खान। लिख लो, ये सब पूछा गया है। इंग्लिश खान। इंग्लिश खान। और उसको 400 की मनसब भी देता है। 400 की। अब मनसब ऑफ 400। भैया बादशाह में जाओ, उसी की जबान में उससे बात कर लो तो इंप्रेस तो हो ही जाएगा कोई। बेसिकली आया क्यों था? जो ट्रेड कंपनी, जो ब्रिटेन उस समय ट्रेड करना चाह रहा था, उसमें प्रिविलेज लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं। वो जहांगीर कह देता है कि भैया फैक्ट्री बना लो, लेकिन फैक्ट्री बन नहीं पाती शुरुआत में। इसीलिए सूरत में और कहता बना लेना, लेकिन बनती है मसूलीपट्टनम में, बट ऑफिशियली बाद में सूरत में बनती है। जब हम पढ़ाएंगे पूरी उनकी फैक्ट्रीज, उसमें एक साथ हो जाएगा। हॉकिंस के बारे में ये इंपॉर्टेंट था। विलियम फिंच के बारे में लिख लीजिए, यही पहला व्यक्ति था जिसने अनारकली वाली स्टोरी बताई थी। विलियम फिंच। विलियम फिंच। अगला लिखिए, थॉमस रो। थॉमस रो। थॉमस रो अलॉन्ग विद, लिख लीजिए अगला नाम, एडवर्ड टेरी। 1615। 1615। एडवर्ड टेरी। हाँ, साथ ही दोनों आए थे, भाई बंदी थे। 1615 में। अब जे कंपनी का एम्बेसडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, थॉमस रो। इसकी भी अपनी स्टोरी है कि आता है, अजमेर में मिलता है, जहां टाइम हो गया क्या? अजमेर में मिलता है, जहांगीर के साथ अहमदाबाद है, बाकी जगह घूमता है, कुछ साल रहा। एडवर्ड टेरी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी बुक का नाम है, लिख लीजिए, वॉयज टू द ईस्ट। हाँ, वॉयज टू द ईस्ट। और इसके में क्या बताया था? यह बताता है कि जहांगीर जो है वो गंगा जल पीता था। ये सब पूछा गया है, इसीलिए बता रहा हूं। ही यूज्ड टू ड्रिंक। हाँ, अब वो जहांगीर जाने वो उसको कैसे उबाल के पीता था, कैसे पीता था, बट ये इसने बताया है। ही यूज्ड टू ड्रिंक
द होली वाटर ऑफ रिवर गंगा। या वाटर ऑफ होली रिवर गंगा। अगला, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था। और हाँ, ये अकेले आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था, इटली का था ये इससे पहले दोनों जो है ब्रिटेन के हैं, ये इटली का है। और इसी ने जो शाहजहां के टाइम पीरियड में जो फैमिन आया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, पीटर मुंडी। हाँ जी, फैमिन, अकाल जो आया था शाहजहां के टाइम पीरियड में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी पीटर मुंडी। 1631 जो फैमिन आया है वो 1631 के आसपास ही आया है, तो 1631। अगला, ट्रेविनियर। ट्रेविनियर ये भी शाहजहां के टाइम पीरियड में आया। ही ऑल्सो केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। ही ऑल्सो केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। His book name was The Sixth Voyage. His book name was The Sixth Voyage. Sixth Voyage. कहां का था ये लिख लीजिए। वॉयज मतलब जो सी वो वाला होता है, वॉयज से कहते हैं, सी ट्रेवल जो है वॉयज। कहां का है ये? फ्रांस का है। ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्या, ही वॉज अ ज्वेलर। पूछा गया है कौन सा ट्रेवलर था जो ज्वेलर था, जौहरी था, ट्रेविनियर। फ्रांस कहां? अच्छा, अगला, बर्नियर। हाँ जी, जब वो अपनी ट्रैवल करते हैं ना उसमें इंफॉर्मेशन, ये सब क्या इंफॉर्मेशन है, जो ईस्ट की तरफ जो ट्रैवल हो रहा है वो पूरी हिस्ट्री लिखेंगे लोग, क्या मिला, कैसे था, मुगल डायनेस्टी बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सब के बारे में। अगला, बर्नियर। बर्नियर बर्नियर इसके बुक का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर। बाद में ये दारा शिकोह के जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उसमें तोपची भी बनता है, दारा शिकोह का जो उसकी आर्टिलरी विंग थी, उसमें ये वो भी काम भी करता है, दारा शिकोह। मतलब शाहजहां के टाइम पीरियड में दारा शिकोह जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, दारा शिकोह का एक तोपची बनता है, तोप खाने का डिपार्टमेंट ये संभालता है, बर्नियर। पूछा गया है क्वेश्चन ये कि शुरुआत में हुआ था डॉक्टर जो बाद में सोल्जर बन जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बर्नियर, शाहजहां वॉर ऑफ सक्सेशन वही चल रहा है 1658 के आसपास, 55 में आसपास। कहां का है? फ्रांस। फ्रांस। अगला, निकोलस मनुची। निकोलस मनुची। निकोलस मनुची। बुक नेम स्टोरियो दी मोगोर। स्टोरियो दी मोगोर। बुक नेम स्टोरियो दी मोगोर। He eyewitnessed the war of succession. He eyewitnessed the war of succession which held during the time period of Shah Jahan.
क्या रिपीट कर दे, ही आई विटनेस्ड द वॉर ऑफ सक्सेशन। मतलब बर्नियर के साथ ये भी था, बर्नियर तो पार्टिसिपेट ही किया था, ये भैया पार्टिसिपेट नहीं है था, बस देखा था। ठीक है, द वॉर ऑफ सक्सेशन विच हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। और जो कल आपने मुझसे पूछा था भाई साहब, इसका भी आंसर यही है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में जब औरंगजेब बादशाह बनता है तो जो पर्शिया है वहां से पूरा एम्बेसी से आते हैं कुछ लोग, उसकी पूरी स्टोरी जो आपने पूछा था इसी बुक में मेंशन है, स्टोरी ऑफ द मोगोल में। कोई बेग करके नाम है, बेग, कोई बेग करके है, कोई मैं नाम बता दूंगा, ख्वाजा बेग, ख्वादर बेग, इस टाइप का बेग करके कोई नाम। कौन? इटली, इटली, इटली। अब भैया इति समाप्तम, अब ये मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। बचा क्या है? मराठास बचा है और विजयनगर बचा है। ठीक है, जब और जब हम मराठास मतलब जब विजयनगर पढ़ेंगे, वैसे चेक कर लेना